Hello students, welcome to DIS online classes. Today's topic is magnetism. Magnetism itself is a branch of physics which deals with the properties of magnets. Magnetism physics की उन branches में से है जो कि magnets की properties के साथ deal करती है. Usually magnetism before 1850 was studied as a separate branch from electricity. 1850 से पहले मैग्नेटिज्म को एक अलग ब्रांच की तरह स्टडी किया जाता था. नोबडी न्यू कि मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी से भी कोई कनेक्शन हो सकता है. इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैग्नेटिज्म का कनेक्शन एस्टैब्लिश किया ओरस्टेड ने, और उसके लिए ओरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज नोन एज ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट. तो दैट विल बी आवर फर्स्ट इशू, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट. सो in Oersted experiment, we use a current carrying wire and we flow some current by using a battery and a key. इस वायर के आसपास आपको एक कंपास रखना है. A compass needle is itself a magnet. So जब भी किसी भी करंट कैरिंग वायर में कुछ करंट फ्लो होता है तो ऐसा देखा जाता है कि उसके आसपास जो मैग्नेट रखा हुआ है, जो कंपास रखा हुआ है, इट प्रोड्यूसेस सम डिफ्लेक्शन. इट मीन्स दैट द वायर इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस मैग्नेट. एज एनी पर्टिकुलर मैग्नेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली अदर मैग्नेट, इट मीन्स दैट द वायर इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. तो सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स लगता है वो किसी दूसरे मैग्नेट की वजह से ही लग सकता है. और अगर किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास रखे हुए कंपास में कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट ये है कि वायर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास प्रोड्यूस करता है. द सेकेंड थिंग इज, इफ वी आर स्विचिंग ऑफ द करंट, इन दैट पर्टिकुलर केस देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास. इट मीन्स दैट कि कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा अगर हम करंट को ऑफ कर देते हैं. सो यहां से ओरस्टेड ने ये रिजल्ट निकाला दैट ऑल मैग्नेटिज्म इज बेसिकली प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग चार्जेस. सारा का सारा जो मैग्नेटिज्म है ये प्रोड्यूस होता है चार्जेस के मूवमेंट की वजह से, और ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का बेसिक रिजल्ट है. सो फ्रॉम नाउ वी विल स्टडी मैग्नेटिज्म एज अ ब्रांच विच इज कंपाइल्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज फॉर स्टेशनरी चार्ज, किसी रुके हुए चार्ज के लिए केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बट फॉर अ मूविंग चार्ज मीन्स अ करंट. For current we have electric as well as magnetic fields. So that was Oersted experiment. Extremely simple. You will have to flow a current across a wire, a conducting wire, and you will observe a deflection in the compass, and it means that the compass itself is experiencing some sort of magnetic force in its vicinity, and we can directly say that the wire itself produces some magnetic field, or it acts like a magnet. So currents are the basic source of magnetism. The overall conclusion of this experiment is that currents are the basic sources. So now we will move to how a bar magnet produces magnetism. ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये तो प्रूव हो गया है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड होता है. लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि बार मैग्नेट जो हम घरों में यूजुअली देखते हैं, बार मैग्नेट्स या यू शेप्ड मैग्नेट्स, या मोटर्स के अंदर जो मैग्नेट्स आपको देखने को मिलते हैं, स्पीकर्स के अंदर जो मैग्नेट्स हैं, इनमें मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है? इनमें तो किसी तरीके की कोई बैटरी या किसी भी तरीके का कोई पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स नहीं होता. देयर इज नो करंट. ऑल्दो इट सीम्स लाइक इन सच टाइप ऑफ मैग्नेट्स देयर इज नो करंट, बट एट एटॉमिक लेवल्स देयर आर करंट्स. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक एटम. In an atom we have a nucleus, and electrons are basically revolving around this nucleus in an orbit. It means that whenever an electron starts from a particular point and it revolves and comes back to the same point, it behaves like a current loop. It is same to an electrical circuit. जैसे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट एक टर्मिनल से एग्जिट करती है और सभी रेजिस्टेंसेस या कंपोनेंट से होते हुए वो दूसरे टर्मिनल पे वापस आ जाती है, एग्जैक्टली उसी वे में हमारे पास न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पॉइंट से स्टार्ट करता है स्टूडेंट्स, और फिर उसी पॉइंट पे वापस आ जाता है.
So ultimately this moving electron, this circulating electron is basically represented by a current loop. So हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एटम जो है उसके चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक करंट लूप की तरह, इट इज इटसेल्फ अ क्लोज सर्किट. सो that moving electron is constituting a current. As we know, according to Oersted experiment, a moving electron or a moving charge is the basic source of magnetism. It means that कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता हुआ जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक करंट लूप की तरह बिहेव कर रहा है और अल्टीमेटली कुछ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है. और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस ये कर रहा है, उस मैग्नेटिज्म की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से रिवॉल्व इसके चारों ओर करता है और उसके पाथ का जो रेडियस है वो क्या है. तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिज्म किसी भी परमानेंट मैग्नेट में, किसी तरीके के बार मैग्नेट, किसी भी तरीके के हॉर्सशू मैग्नेट या किसी भी और शेप के मैग्नेट में इसीलिए प्रोड्यूस हो पाता है क्योंकि एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिज्म एग्जिस्ट करता है. दिस मैग्नेटिज्म इज फंडामेंटली ड्यू टू द मैग्नेटिज्म विच इज प्रोड्यूस्ड एट एटॉमिक लेवल्स. तो कोई भी बार मैग्नेट जो है मैग्नेटिज्म बेसिकली एटॉमिक लेवल के करंट्स की वजह से प्रोड्यूस करता है. तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एटम के आसपास या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे. सो मैग्नेटिक फील्ड का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप किसी भी मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करें तो इट मींस आप उस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर किसी भी दूसरे मैग्नेट को कुछ फोर्स महसूस हो या किसी भी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को या करंट कैरिंग वायर को कुछ फोर्स महसूस होना चाहिए. So we can also say that magnetic field is something like a region of influence in vicinity of a current carrying wire or itself a magnet. Okay, so moving on, हम ये देखते हैं कि magnetic field lines, the next concept will be magnetic field lines. तो magnetic field lines का क्या मतलब है? अगर आपके पास कोई जनरल मैग्नेट अवेलेबल रहता है, if you have a general magnet NS, आप जानते हैं कि हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं and we will move to a more advanced concept in which we will study that in physics or in reality there are no poles in a magnet. All these poles are just manifestations of the current loops. So किसी भी नॉर्मल मैग्नेट के चारों ओर आपको आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करना है, फैलाना है, then these iron fillings will align themselves. ये आयरन फिलिंग्स खुद को अरेंज करेंगी in form of magnetic field lines. So these iron fillings will try to arrange themselves in form of magnetic field lines. So iron fillings जो हैं स्टूडेंट्स वो ऐसे करके इन जगहों पे कलेक्ट हो जाती हैं, इन पाथ्स में कलेक्ट हो जाती हैं और ये सब क्या हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि हम किसी भी मैग्नेट के चारों ओर अगर आयरन फिलिंग्स को आप स्प्रेड कर देते हैं तो दे स्टार्ट अरेंजिंग देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न एंड दैट पैटर्न इज डिपिक्टिंग the direction of magnetic field lines. The second thing is the standard definition of a magnetic field line is if there is some magnetic field in this room, suppose that if there is some magnetic field along the board, what will be a magnetic field line? You have to place an isolated north pole on this board and the trajectory of that pole will be a magnetic field line. इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड हो, इस बोर्ड पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको करना क्या है, एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, आइसोलेटेड मींस जो फ्री हो, एक अकेले नॉर्थ पोल को आपको इस बोर्ड की सरफेस पे छोड़ देना है. तो वो जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स मूव करता है, जिस पाथ में वो मूव करता है, स्टार्ट ट्रेसिंग द पाथ बाय अ पेंसिल और पेन, देन दैट पाथ इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड. द सेकेंड थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दिस इज अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, सिमिलरली इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है स्टूडेंट्स वो ये है, this tangent is basically representing the direction of magnetic field at that point. So in other words we can also say that a magnetic field line itself is an imaginary curve drawn in a magnetic field in such a way that if you draw a tangent at a particular point it will directly represent the direction of magnetic field at that point. The standard definition of magnetic field line is this. So तो अगर किसी भी जगह पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है, आप उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को छोड़ दीजिए, वो जिस पाथ में, जिस रास्ते में जा रहा है वही है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन. किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए हमको केवल उस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचने की जरूरत पड़ती है.
अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक कर्व है तो इट मींस अलग अलग पॉइंट पे जो टेंजेंट्स आते हैं, दीज टेंजेंट्स विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो 3 स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये हैं. द फर्स्ट डेफिनेशन इज स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स इन द विसिनिटी ऑफ अ मैग्नेट. वो जिस पैटर्न में खुद को कलेक्ट कर लेंगी, दिस पैटर्न विल बी कॉल्ड द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी आइसोलेटेड नॉर्थ पोल को फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है वही एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. या तीसरी डेफिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में खींचा हुआ वो इमेजिनरी कर्व या वो इमेजिनरी पाथ जिस पे अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचें तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, वही क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. नाउ वी विल मूव अ लिटिल फर्दर. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं. द फर्स्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सो एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो किसी भी दिए हुए मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट करेंगी नॉर्थ पोल से, नॉर्थ से एग्जिट आप करेंगे, एंड जो एंट्री होगी वो कहां पे होगा, साउथ पोल पे. तो किसी भी मैग्नेट को अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसकी नॉर्थ पोल से एग्जिट करती हैं और साउथ पोल पे एंटर करती हैं. तो दिस इज समथिंग which is a fundamental concept associated with a magnetic field line. And the second thing is magnetic field lines never intersect with each other. They never intersect. What does it means? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं स्टूडेंट्स. इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, जैसे सपोज कीजिए ये और ये, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज रनिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज रनिंग अलोंग द अपवर्ड डायरेक्शन, देन एट द इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वहां पर आप 2 टेंजेंट खींच सकते हैं स्टूडेंट्स. अकॉर्डिंग टू दिस लाइन द टेंजेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो इस लाइन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अपवर्ड वाली. एंड सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस लाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स. एक दिए हुए पॉइंट पे किसी भी वेक्टर, ये एक वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें डायरेक्शन भी होती है, एक सिंगल पॉइंट पे किसी भी वेक्टर की 2 डायरेक्शंस नहीं हो सकती. मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है. एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट when the lines intersect, it means that at the intersection point you are able to draw 2 tangents representing 2 different directions of the magnetic field. And in that particular case it means that कि हम मैग्नेटिक फील्ड में 2 टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 डायरेक्शंस हो जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है. ओके, सो दीज 2 आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर को रन करेंगी. ये नॉर्थ पोल से एग्जिट करती हैं मैग्नेट के और साउथ पोल में एंटर कर जाती हैं. सिमिलरली ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. अगर आप इंटरसेक्ट करेंगे देन यू विल बी एबल टू ड्रॉ 2 टेंजेंट्स एट द इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंटिंग 2 डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. इट मींस दैट it becomes impossible. So what will be the third property? The third property is about the strength of magnetic field. किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग होगा वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रिलेटिव गैप के ऊपर डिपेंडेंट होता है. इट मींस द थर्ड थिंग इज रिलेटिव गैप. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप जितना ज्यादा कम होता है मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है. तो आपने गौर किया होगा कि किसी भी मैग्नेट में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं देन यू विल सी दैट दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच आर रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल आर बेसिकली कलेक्टेड एट द पोल्स. इट मींस दैट कि अगर आप किसी पोल से स्टार्ट करते हैं तो आपको पोल्स या कॉर्नर्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है वो कम नजर आता है. इट मींस दैट इन दोज रीजन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग इन कंपैरिजन टू अदर रीजन्स. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये भी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज आने लग जाती हैं तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं. एंड इन द सेम सिनेरियो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का रिलेटिव गैप इंक्रीज करता है इट मींस यू आर रिड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. द फोर्थ प्रॉपर्टी विल बी अबाउट द शेप ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. एज यू विल सी
कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे एंटर करती हैं, नॉर्थ पोल से एग्जिट करके साउथ पोल पर एंटर करती हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड कर्व्स। अ क्लोज्ड कर्व इज समथिंग जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरे पॉइंट पे टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो सिमिलरली कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो क्लोज्ड कर्व की फॉर्म में होती है। ओके, ये किसी भी पोल से स्टार्ट होके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकती, इसको घूम के दूसरे पोल पे वापस आना पड़ता है। सो दे आर ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड कर्व्स बिकॉज यू नो दैट टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज लिव टुगेदर। मैग्नेट के दो पोल्स हमेशा एक साथ रहते हैं। वो क्यों एक साथ रहते हैं, वी विल स्टडी फर्दर, एंड सिमिलरली वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ हाउ वी कैन ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ कंडक्टर, and similarly how we can calculate or we can predict the direction of a magnetic field line or a magnetic field produced by any conductor. So the next topic will be straight conductor. तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई स्ट्रेट वायर है, आप उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसकी डायरेक्शन क्या है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। सो दिस विल बी द वायर विथ सम करंट आई एंड दैट विल बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। सो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इट मींस जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको करंट को प्रोपोर्शनैलिटी में इंक्रीज करना पड़ेगा। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटिंग ज्यादा करंट, इट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग मोर एंड मोर करंट, सो B विल बी प्रोपोर्शनल टू I, एंड सिमिलरली in the same way the magnetic field is inversely proportional to the distance of observation point. अगर ये observation point आपके मैग्नेट से r distance पे है, in that particular case magnetic field की strength falls as 1 over r. So by these two laws you can easily construct what is the dependence of magnetic field on current and distance. Now the next task is to calculate the direction of magnetic field. So in order to calculate the direction of magnetic field we use the right hand thumb rule. Magnetic field की direction को पता करने के लिए हम use करेंगे right hand thumb rule. So that is extremely simple. What you have to do कि आपको करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड से पकड़ना है और थंब की डायरेक्शन को आपको करंट की डायरेक्शन में रखना है. सो इट मीन्स दैट द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड्स एंड द डायरेक्शंस इन विच फिंगर्स कर्ल, जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां मुड़ रही हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. व्हाट यू कैन सी इज दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज in that particular case coming outwards, and if the observation point is on right side, it means that the magnetic field line will now come back inwards and it will go inwards to the board. And similarly, if the observation point is on left side, then you can see that the fingers are coming outwards. Outwards means that now the tangent will be drawn outward to the board. So in that particular case, we get the concept that if the current is flowing upwards, we will get a magnetic field line of a circular shape. Half of that semicircle will be like this, outward to the board, and the other half will be inward to the board. So we can make a magnetic field line like this, a circle. So this circle itself, in this particular case, as the observation point is on right side, what you can see that along the direction of current, you are able to curl your fingers in the anti-clockwise direction. This will be the anti-clockwise direction, and if in an anti-clockwise direction, what you see is that you are getting magnetic field at P point as well as on the left side. What will be the fundamental difference in the magnetic field at P and Q? At the level of magnitude or the numerical value, both are same. नंबर की फॉर्म में दोनों की वैल्यू सेम होगी. जितना मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पी पॉइंट पे मिलेगी, उतनी ही वैल्यू आपको क्यू पॉइंट पर भी मिलती है. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है डायरेक्शन का. आप अब देख रहे होंगे कि अगर आप अपने राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग वायर को ग्रैस्प पकड़ लेते हैं लाइक दिस. ओके, सो इन दैट पर्टिकुलर केस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज. सो अगर आप इस पॉइंट पे जो कि लेफ्ट में है क्यू पॉइंट, कोई टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट बोर्ड के बाहर की ओर को आता है. और सिमिलरली अगर आपके पास राइट हैंड साइड में ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, देन द टेंजेंट, द फिंगर्स विल कर्ल लाइक दिस एंड द टेंजेंट विल गो इनवर्ड्स टू द बोर्ड. सो
the fundamental difference is that at point Q the magnetic field is outward, perpendicular to the board outwards, and at point Q it is inward to the board. Okay, so these directions are basically represented by crosses and dots. So a crossed direction, students, a cross direction is basically representing a direction which is perpendicular to the board inwards, and similarly a dotted direction is representing a direction जो कि बोर्ड के परपेंडिकुलर है लेकिन बाहर की ओर को. तो इस तरीके से हम स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर सकते हैं. द फंडामेंटल कंसेप्ट इज यू हैव a magnetic field which is directly proportional to the current and it is inversely proportional to the distance of the observation point. Similarly, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे. राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यू हैव टू ग्रैस्प द कंडक्टर विद योर राइट हैंड और आपके थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए. देन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इट इज ऑन राइट ऑफ द वायर और इट इज ऑन लेफ्ट ऑफ द वायर. आपको दो अलग अलग डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड्स मिलते हैं विथ अ सेम वैल्यू. इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है दैट इज एग्जैक्टली सेम बट देयर डायरेक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर. सो इस तरीके से हम स्ट्रेट वायर के एक मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर सकते हैं. द सेकेंड थिंग इज वी हैव टू जनरलाइज दिस कंसेप्ट अ लिटिल फर्दर. अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे करंट कैरिंग लूप की वजह से. The rule which is used to find the direction of magnetic field will be still the same, the right hand thumb rule. So a circular loop looks like this, students. ये circular loop में आप current flow करेंगे, उसके लिए हम इसको एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं. And similarly, तो current loop में this is the direction of current. It exits from the positive terminal and enters on the negative terminal. So what you have to do again, apply the right hand thumb rule. So in that at that point current is moving upwards, so you will get the magnetic field lines in form of circles. ये देखिए students, this is a magnetic field line, this is another magnetic field line, and according to the straight wire concept the same thing, you will get the same direction anti-clockwise in that particular case. So you will get anti-clockwise these directions. Okay, and similarly exact same magnetic field lines, okay, exactly same magnetic field lines downwards, and this will be now clockwise. So clockwise will represent like this. No, the clockwise directions will be represented opposite, so that will be like this. So that is the clockwise direction. So it means that what you are doing, you are just flipping your right hand to get the direction of magnetic field on the other side of the loop. Similarly, don't ever consider that these magnetic field lines are drawn in this plane. These magnetic field lines are actually drawn in this plane, which is along the y-axis and the z-axis. So magnetic field lines, these magnetic field lines actually lie perpendicular to the plane of loop. The loop runs like this and the magnetic field lines will be in this plane. Okay, so इस तरीके से मैग्नेटिज्म हम देख पाते हैं किसी करंट लूप की वजह से. द थर्ड थिंग इज द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज्म ड्यू टू अ सोलेनॉइड. सो व्हाट इज अ सोलेनॉइड? अगर आप इसी करंट लूप के मल्टीपल टर्न्स लेते हैं एंड दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज अ सोलेनॉइड. इन द सेम सिनेरियो एज अ स्ट्रेट वायर, व्हाट यू विल सी कि मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कॉइल की वजह से भी करंट के प्रोपोर्शनल होता है, and similarly it is inversely proportional to the distance of the observation point. Okay, so now we will move to a solenoid. A solenoid looks like a combination of continuous current carrying loops. So आप इस solenoid में we want a current, that's why we have applied a source of potential difference. Suppose that the potential difference is V, the current exits from the positive terminal. So in that case, what you can see from this side, what you will see that the current is entering the solenoid, and from this side, what you will see that current is exiting the solenoid. So, if this thing is representing a particular pole, this current direction is representing a particular pole, then the opposite pole will be represented by this side. So, it means that the combination in magnetism, this combination of loops is behaving like a bar magnet. ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है क्योंकि इसका जो एक एंड है वो उसमें करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंड सिमिलरली इन द अदर एंड द डायरेक्शन इज
exactly opposite. It means if there is clockwise direction, then you will get an anti-clockwise direction. A general misconception between students is about the south and north pole. There is no fundamental reason, apparently no fundamental reason why we call a particular current direction a pole. Okay, so it means that if current in this case is clockwise, then obviously on looking from this end it will look anti-clockwise. Anti-clockwise means like this. So in that particular case, it means that if you assign a particular name to this end, say south, then you have to assign a name north, and there is no practical reason why you call it south and north. So in books we are generally following a convention that north pole is represented by an anti-clockwise direction, south pole is represented by a clockwise direction, but there is practically no fundamental reason in physics why we call them south and north poles. So we are just stuck to that concept because we are using that in our conventional books. So why they are south and north? There is no physical reason behind it. This is exactly similar to the question why east is called east. So in the same scenario, if we are representing a particular direction of current by a south pole, then we will represent the opposite direction by a north pole. So in a solenoid, this is something which we call a solenoid. The solenoid exactly behaves like a bar magnet. If this is the north pole, then the magnetic field lines will exit from the north pole. They will come to the south pole like this. And similarly, like this, they will exit from the north pole and come towards the south pole. Okay. So inside the solenoid, you will see that these magnetic field lines are almost straight. So what does it mean? It means that the magnetic field lines itself, the direction of magnetic field inside a, so the direction of magnetic field inside a magnet will be exactly opposite to the direction which is outside. So this will be, the magnetic field direction will be like this. Okay, so it will start from the south pole and run towards the north pole. If you are outside the magnet, it means that it will exit from the north pole and enters on the south pole. So in a solenoid, inside the solenoid, the magnetic field is uniform. The magnetic field lines are parallel to each other, and parallel represents a uniform magnetic field. So as soon as you are flowing current in a current carrying solenoid, it directly means that you are generating a magnet, you are generating a bar magnet. The factors on which the magnetic field of a solenoid depends on is the current flowing on the solenoid, and the second important factor is the number of turns per unit length. So if the solenoid has length L and the number of turns is N, the total number of turns is capital N, then the quantity small n can be written as capital N upon L. So this is the magnetic field due to a solenoid. In this way, we have studied, in this class we have studied about the magnetic field of a coil. We have studied about the magnetic field of a straight current carrying conductor and the magnetic field of a solenoid. We have studied how magnetic field lines represent the magnetic field and how electricity was compiled with magnetism by Oersted. So that's all for today's lecture. If you like this video, subscribe our channel, share it with your friends and press the bell icon for latest updates.